कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप बचपन की यादों में खो जाएंगे। ऐसा बचपन जिसमें ना कल की चिंता, न बीते कल का गम, बस आज में जीने का जश्न मनाना। हिंदी आरोह भाग 2 की इस कविता का नाम है पतंग। बचपन में आप सबने ज़रूर पतंग उड़ाया होगा। कविता बहुत रोचक व भाव प्रधान है और इसके कवि हैं आलोक धनवा। तो आइए मैं उनके जीवन के बारे में संक्षेप में परिचय देती हूँ। आलोक धनवा जी 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इन्होंने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता हासिल की। बच्चों, सन 1972-73 में लिखी इनकी आरंभिक कविताएं इतनी सरल और सरस थी कि उस समय के हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद रही है। मतलब इनकी कविताएं इतनी अच्छी थी कि उस समय लोग बाग काम करते करते घूमते फिरते इनकी कविताओं को गुनगुनाते रहते थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। तो आइए अब उनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, भूनों की बेटियां कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती हैं। जैसे 2 लाइनों में इसको व्यक्त किया गया है, देखिए। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक मनुष्य को समाज में रहना है, समाज की उनकी अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी, कर्तव्य है। मतलब अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन उसको करना ही होता है, उधर जाना ही पड़ता है। बच्चों, इन्हें अनेक सम्मान से विभूषित किया गया था। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान प्रदान किया गया था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान भी प्रदान किया गया। अब मैं कविता का प्रतिपाद्य बता देती हूँ, ठीक है। कवि ने कविता में क्या बताना चाहा है, इनका अभिप्राय क्या है। पाठ्य पुस्तक से ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। एकमात्र संग्रह है इनका दुनिया रोज बनती है। इसी काव्य संग्रह से इस पाठ को लिया गया है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का बहुत सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। आइए अब मैं कविता की एक एक पंक्तियों की व्याख्या कर रही हूँ
बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहली लाइन है, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। सबसे तेज बौछार सावन भादो के महीने में आती है। अब यहाँ पर सबसे तेज बौछार का तात्पर्य है मूसलाधार वर्षा। ठीक, तो अर्थ को कैसे जमाएंगे, देखिए व्याख्या लिखेंगे अगर तो कवि कहते हैं, मूसलाधार वर्षा के साथ भादो माह चला गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। बच्चों, अगर तेज बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है ना। कई बार तो इतनी बाढ़ आती है कि पुलों को पार करके बहने लगती है। ठीक, तो देखिए इसकी व्याख्या देखिए। अब तेज वर्षा से आई बाढ़ के कारण शरद ऋतु पुलों को पार करके आ गया है। बच्चों, अर्थ को सुंदर और प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के लिए हम ऊपर की 2 लाइन को छोड़कर इसकी व्याख्या पहले करेंगे, उसके बाद ये दोनों लाइन की व्याख्या करेंगे। ठीक, सुबह हो गई है, लाल चमकीला सूरज खरगोश की आंखों के समान लाल चमकीली दिखाई दे रही है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और देखिए, अक्सर क्या होता है, बारिश होने के बाद चमकीली धूप निकलती है, गुनगुनी धूप बोलते हैं जिसको, आकाश भी एकदम स्वच्छ हो जाता है ना। तो स्वच्छ चमकीले प्रकाशित वातावरण में बच्चे अपनी नई नई साइकिल तेज गति से चलाते नजर आ रहे हैं। अपने साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाते हुए बच्चे अपने मित्रों को पतंग उड़ाने के लिए इशारे से बुला रहे हैं। अब यहाँ पर कितनी सुंदर व्याख्या की है, देखिए कवि ने क्या भाव व्यक्त किया है। बच्चे यदि घर में जाएंगे अपने मित्रों को बुलाने के लिए तो डांट पड़ेगी, बारिश हुई है, मम्मी पापा मना करेंगे घूमने से, इसीलिए बाल सुलभ क्रियाकलाप देखिए, उन लोग अपने साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाकर इशारा करते हैं अपने मित्रों को पतंग उड़ाने चलने के लिए। ठीक, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। अब देखिए, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, अच्छा कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ध्यान से देखिएगा, शरद ऋतु में आसमान स्वच्छ रहता है जैसे कोई मुलायम वस्तु हो। स्वच्छ आकाश बहुत मुलायम प्रतीत होता है और ऐसे मुलायम आकाश में बच्चे दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु पतंग उड़ाने के लिए अपने मित्रों को एकत्र करते हैं। पतले कागज और बांस की पतली कमानी, कमानी का मतलब वही बांस की पतली पतली लकड़ियाँ है ना, तो बांस की पतली लकड़ी से बनी इस पतंग को बच्चे सीटियाँ बजाते हुए, किलकारी करते हुए बड़े उत्साह के साथ उड़ाते हैं। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब इस एक लाइन की व्याख्या देखिए, रंग बिरंगे पतंगों को उड़ता देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हों। ठीक, अब व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आइए इस
काव्यांश से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न कहाँ कहाँ पर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर तो पहला प्रश्न यही बनता है कि इस काव्यांश का शीर्षक और रचनाकार का नाम बताइए। तो शीर्षक है पतंग, रचनाकार हैं आलोक धनवा जी। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है, शरद ऋतु का प्रातः काल कैसा है। तो देखिए, शरद ऋतु का प्रातः काल लाल, चमकीला व प्रकाशवान है, जो खरगोश की लाल आँखों के समान प्रतीत होता है। अब दूसरा प्रश्न बनता है यहाँ, बच्चे क्यों उत्साहित हैं। बच्चे साइकिल चलाने व पतंग उड़ाने के लिए उत्साहित हैं। फिर एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से कवि का क्या आशय है। तो देखिए, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का आशय है रंग बिरंगे उड़ते हुए नाजुक पतंग की दुनिया, जो रंगीन तितलियों के समान प्रतीत होते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर एक और बनता है, पतंग को दुनिया की सबसे नाजुक वस्तु क्यों कहा गया है। तो देखिए, पतंग को दुनिया की सबसे नाजुक वस्तु इसलिए कहा गया है क्योंकि यह पतले कागज व बांस की पतली कमानी से बनी हुई है। बच्चों का उत्साह कैसे व्यक्त हो रहा है। तो उत्तर है, देखिए, बच्चों का उत्साह सीटियां बजाते हुए, किलकारी करते, अपने मित्रों को साइकिल की घंटी बजाकर इशारे से बुलाते हुए व्यक्त हो रहा है। ठीक, अब दूसरा पद देखते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपाश। बच्चों, अब इस पद में ना कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों के रोमांचकारी क्रियाकलापों का वर्णन किया है। ठीक, और पहले पद में ना प्रकृति के साथ प्रसन्नचित्त बच्चों के क्रियाकलापों का वर्णन किया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहली लाइन का अर्थ देखिए एकदम ध्यान से। कवि कहते हैं कि बच्चों का शरीर कोमल व मुलायम होता है, ऐसा लगता है कि वे जन्म से ही अपने साथ कपाश अर्थात रुई लेकर आए हैं। आप लोगों ने देखा है ना, छोटे बच्चों का शरीर कितना नाजुक, कोमल व मुलायम होता है, बिल्कुल रुई की तरह। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनमें खेलने कूदने का उत्साह इतना ज़्यादा होता है, ऐसा लगता है कि वे अपने बेचैन पैरों से दौड़ते हुए पृथ्वी की गोलाई नापना चाहते हों। छोटे बच्चों को आपने देखा है ना, एक मिनट चुप नहीं बैठते, दिन भर इधर उधर चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। अगर उनके चलने का आप किलोमीटर में नाप करोगे, न जाने कितने किलोमीटर एक दिन में चलते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। अब इसकी व्याख्या देखिए, वे अपने कोमल मुलायम पैरों की चोट की चिंता किए बगैर बेसुध होकर दौड़ते हैं। ऐसा लगता है कि उनके दौड़ने से छत भी मुलायम हो गई हो। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। बच्चे जब छत पर दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है मानो मृदंग से निकलने वाली मधुर ध्वनि हो। और मृदंग न बच्चों एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिससे बहुत सुंदर मधुर ध्वनि निकलता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छोटे छोटे बच्चे जब तेज गति से लहराते हुए दौड़ते हैं तो पेड़ की लचीली लहराते डालियों के समान प्रतीत होते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। छतों के खतरनाक किनारों तक
उन्हें उस समय गिरने से बचाता है। उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, मतलब कभी कभी बच्चे दौड़ते हुए छत के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, किंतु अपने ही रोमांचित शरीर से संतुलन बनाकर वे गिरने से बच जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। और कई बार ऊंचाई पर उड़ने वाली पतंग की डोर के सहारे वे गिरने से बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जब बच्चे खतरनाक किनारों से गिरने से बच जाते हैं तो वे पुनः रोमांचित होकर दुगने उत्साह से पतंग उड़ाने लगते हैं। आसमान में उड़ने वाले पतंग के साथ साथ उनका मनोबल भी ऊंचा उड़ता है। देखते हो ना आप, जितना ऊंचा पतंग उड़ता है उतने ही प्रसन्नचित्त बच्चे नजर आते हैं। ठीक, अब चलिए दूसरे पद का अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न क्या क्या बनता है इस पर भी नजर डालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये बनता है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए से क्या तात्पर्य है। तो देखो बच्चों, छत के चारों ओर दौड़ते खेलते बच्चों की आवाज़ आती है, उनके पैरों की आवाज़ आती है ना, जो ऐसा लगता है कि कहीं मृदंग बज रहा हो। डाल की तरह लचीले से क्या तात्पर्य है। तो डाल की तरह लचीले का तात्पर्य है बच्चों का नाजुक मुलायम कोमल शरीर से लहराते झूमते तेज गति से दौड़ना भागना, जो पेड़ की डालियों के समान, पेड़ की लचीली डालियों के समान प्रतीत होते हैं। बच्चों को गिरने से कौन बचाता है। तो बच्चों को गिरने से उनके रोमांचित शरीर का संतुलन और पतंग की डोर बचाता है। कपास से बच्चों की समानता क्यों की गई है। क्योंकि बच्चों का शरीर कपास की तरह मुलायम व कोमल होता है। और इसका एक भाव ये भी निकलता है, जैसे कपास से, रुई से विभिन्न प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है ना, खिलौनों का रूप दिया जा सकता है, टेडी बियर बनता है, गुड्डे गुड़ियों का खिलौना बनता है। मतलब उसी प्रकार ना छोटे बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाकर, उचित बातें बताकर उनको किसी भी दिशा में उनके विचारों को बदला जा सकता है। ठीक, अब अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अच्छा, कितना सुंदर भाव है, देखिए यहाँ पर। अगर बेसुध होकर पतंग उड़ाने वाले बच्चे कभी गिरते हैं तो कभी छत के किनारों से बच भी जाते हैं, है ना, कभी गिरते हैं, कभी छत के खतरनाक किनारों से बच भी जाते हैं, तो ऐसे में उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वे निर्भीक होकर अगली सुबह पुनः चमकीले सूरज के सामने पतंग उड़ाने पहुंच जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वे बड़े उत्साह और बेचैनी के साथ पृथ्वी को नाप लेने वाली तत्परता के साथ दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं। अब आइए इस पद में भी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है यहाँ पर, बच्चे सूरज के सामने क्यों आते हैं। तो इसका उत्तर है, बच्चे सूरज के सामने दुगने उत्साह के साथ और आत्मविश्वास के साथ पतंग उड़ाने आते हैं। गिरने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गिरकर बच्चों का भय समाप्त हो जाता है और वे निडर होकर किनारों पर लहरा लहरा कर पतंग उड़ाते हैं। तो बच्चों, पाठ की व्याख्या कंप्लीट हो गई। यदि आपके मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। प्रत्येक पाठ का वीडियो आप तक पहुंच सके, इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें।
अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।